हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आखिर एनवायरनमेंट का जो मुद्दा है ये कब स्टार्ट होता है, पर्यावरण का जो मुद्दा है ये कब स्टार्ट होता है, आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस तरह के इश्यूज को उठाना पड़ा, क्यों नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज या फिर ट्रीटीज की हम बात करेंगे वो सब एक तरह से अपना जो ध्यान है वह इस तरफ लाने लगी कि क्यों हमें आखिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा क्या हुआ था। ऐसी ही कुछ घटनाओं पर हम बात करेंगे, साथ ही देखेंगे क्योंकि देखो आप जब एनवायरनमेंट की बात करोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इस सेक्शन में। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है वह ज्योग्राफी के साथ स्टैटिक के साथ ओवरलैप करके आता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखोगे कि करंट अफेयर में जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो ट्रीटीज हैं, इन सभी से जो क्वेश्चंस हैं वे काफी आते हैं। ठीक है, सो देखो आज हम यही बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज की, एंड दैट इज सेकंड लास्ट चैप्टर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। ठीक है, चलो सो आज की इस क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं, शुरुआत हम करेंगे एनवायरनमेंट कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स की, आखिर वैश्विक राजनीति में ये मुद्दा कब आया। पर्यावरण का जो ये मुद्दा है ये वैश्विक मुद्दा जो है वह कब बना और क्यों बना, इसके कुछ कॉजेस की बात करेंगे, कारण की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारी साझा संपत्तियां हैं, है ना, जो हमारी साझा संपत्तियां हैं जिसपे किसी एक का अधिकार नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो व्हाट इज साझा संपत्ति, साझा संपत्ति या ग्लोबल कॉमन का मतलब आखिर क्या है ना। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी, साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी, इसका क्या मतलब है। डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या है कि आपने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज इन दोनों के लिए अलग अलग मेजर्स सेट किए। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की बात करेंगे और फिर हम आएंगे मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट, जहां से मेंस और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे, इंडिया का स्टैंड क्या है पर्यावरण इश्यूज को लेके, है ना, भारत का जो मुद्दा है आखिर वह क्या है, भारत का जो मुद्दा है एनवायरनमेंट को लेके वह क्या है, इंडिया किस किस ट्रीटीज में है, सिग्नेटरी है नहीं है, अपने लेवल पे किस तरीके से वह प्रयास करता है। एंड लास्ट हम बात करेंगे दैट इज रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स। जैसे कि कहा जाता है कि ब्रिटेन में ही क्यों आखिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि उसके पास भारत जैसा जो कि प्राकृतिक, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा संपन्न था, रिच कंट्री था, ऐसा कंट्री उसका उपनिवेश बना, ऐसा कंट्री, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हम देखेंगे कि जो रिसोर्सेज की लड़ाई है वो आखिर कैसे जो है वह वेस्टर्न कंट्रीज से स्टार्ट होती है, उनका माइंडसेट आखिर क्या था कि वह क्यों आखिर जो है वह साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहे थे, वह क्यों एक्सपेंशन कर रहे थे अपने साम्राज्य का, बिकॉज ऑफ उनको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे। तो ये जो रिसोर्सेज की लड़ाई है ना जो आज भी चल रही है, अब हम कहते हैं कि पहले शुरुआत में नेचुरल रिसोर्सेज की लड़ाई थी, फिर उसके बाद जो है अब नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा अगर आपको दूसरे देश के करना है तो आपको बेसिकली समुद्र में बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। और वो कैसे होगे, जब आपके पास जहाज होंगे, जहाज किससे बनेंगे, लकड़ी के बनेंगे, टिम्बर के बनेंगे। अब वो जो है वो और इंपॉर्टेंट हो गई आने वाले समय में, जब ऑयल का जो मांग है वो पूरे विश्व में बढ़ा। प्रथम और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुए, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, उन विश्व युद्ध में ये बात पता चल गई कि हमेशा तेल की आपूर्ति होती रहने चाहिए, ऊर्जा की आपूर्ति होती रहने चाहिए। हम खाड़ी युद्ध की बात करें, उसके बाद अगर हम एंड प्रेजेंट की बात करेंगे 21 सेंचुरी, 21st सेंचुरी, और इसमें हम देखते हैं कि अब जो है वह वाटर वॉर, ब्रह्मपुत्र रिवर पर चाइना ने कंस्ट्रक्शन, जो हम देखेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन जो वर्क है डैम बनाने का वह स्टार्ट कर लिया, वाटर वॉर। तो यहां पर ये सारे हम देखेंगे कि क्या ये रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर, चलो तो रिसोर्सेज एनवायरमेंटल कंसर्न्स ग्लोबल पॉलिटिक्स में आए उसके पहले हम एक मुद्दा देखते हैं। यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा था अराल सागर के बारे में। ठीक है, अराल सागर सूख गया, ये अराल सागर जब अराल सी जो है बेसिकली जब ये सूखा, है ना, तो जैसे जैसे इसके चारों तरफ बहुत पॉल्यूशन या फिर ये वाटर जो है वह बहुत ज्यादा सॉल्टी होने लगा, बहुत ज्यादा लवणीय पानी होने लगा, बहुत ज्यादा नमकीन होने लगा, ऐसे में इसके आसपास के जो लोग हैं वह अपना घर बार छोड़कर चले गए, एक वीरान बनता गया यहाँ पर,
अराल सी। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा ये बताओ कि आपकी जरूरत क्या है। ज्यादातर जब हम मेसोपोटामिया की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, जो ज्यादा से ज्यादा संस्कृतियां थी वो सारी नदी की घाटी के किनारे ही क्यों, रिवर वैली के साइड ही क्यों वह डेवलप्ड हुई। जैसे कि हम नील नदी की बात करें, उसके किनारे किनारे सभ्यता विकसित होती, तो पानी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहां पर देखो कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, क्योंकि रिसोर्स अवेलेबल था, वाटर अवेलेबल था, तो जब यहाँ पे वाटर अवेलेबल नहीं है, लोग जाने लगे, ना तो वो पानी पीने योग्य था, ना ही वह पानी किसी और योग्य था। और जिसमें ये जहाज रखा हुआ है, पहले ये सी हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे जो है वह पेड़ पौधे उगाए और ये जमीन जो है वह कुछ ऐसी दिखाई देने लगी। तो अब यहाँ पे जहाज रखा हुआ है, चलेगा तो क्या ही, पानी खत्म हो गया। अब बहुत सारे लोगों ने, बहुत नेशंस ने यहाँ पर रिसर्च किया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो एक मजाक के लहजे में एक बात कही जाती है कि बहुत से लोगों ने अनुसंधान किया, रिसर्च किया कि डेफिनेटली हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। बहुत से लोग रिसर्च करने आए, कहा जाता है कि अगर सब आए ही थे तो एक एक बाल्टी पानी ले आते तो अराल सागर फिर से भर जाता। पर केवल रिसर्च करने के लिए वो आए थे, वो केवल पेपर लेके आए थे, वो उन्हें एक बाल्टी पानी लेके आना था, है ना। तो इसलिए मजाक में ये बात एक दूसरे मतलब कही जाती है कि एक बाल्टी पानी लेकर आते तो ये जो अराल सी है बेसिकली वह क्या होता, भर जाता, है ना। तो ये अराल सागर से एक घटना स्टार्ट होती है। अब हम चलते हैं कि आखिर विश्व स्तर पर जो ये कंसर्न है वह आखिर दिखाई कैसे देता है। विश्व स्तर पर जो ये कंसर्न है वह कैसे दिखाई देता है, हम इसकी बात करते हैं। पर्यावरण का जो मुद्दा है वह कैसे दिखाई देता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अब तक हमने क्या बात की कि वॉर और ट्रीटीज के बारे में, नेशन इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में, है ना, क्या जो रिलेशनशिप था बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द नेशंस, बिटवीन द इंटरनेशनल जो बॉडीज है, इंटरनेशनल लेवल पर हम कंट्रीज के बीच की बात करें तो उनके बीच के जो रिलेशंस हैं वो कैसे डेवलप्ड हुए, किसके बीच में युद्ध हुआ, कैसे युद्ध हुआ। जैसे कि हमने कोल्ड वॉर की बात की, फिर कोल्ड वॉर खत्म हो गया, उसके बाद यूएसए की जो है, यूएस के जो हेगेमनी था उसकी बात की, फिर बाकी सेंटर पावर बने, हमने उसकी बात की, इंडिया के बारे में बात की, चाइना इकोनॉमी की बात की कि कैसे आखिर उसका विकास हुआ। तो बेसिकली हमने देखा कि बीइंग अ टाइम कैसे कैसे जो ये डेवलपमेंट है वह हो रहा है। इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वह कैसे डेवलप हो रही थी। अब लास्ट हमने देखा जब हमने सिक्योरिटी की बात की कि सिक्योरिटी का इशू कैसे आया, और उसमें हमने एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी की बात की, थोड़ा सा और विस्तार करते हुए हमने उसमें क्या जोड़ लिया था, पॉवर्टी की बात करने लगे थे, क्योंकि जितने लोग आतंकवाद से नहीं मरते उतने लोग भुखमरी से मर जाते हैं। तो उसमें हमने थोड़ा सा और इसका एक्सपेंशन किया था कि हमें केवल पॉलिटिक्स में केवल पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी, और भी काफी सारे इश्यूज हैं, काफी सारे सोशल इश्यूज हैं। अब तो एनवायरमेंटल इश्यूज की हम बात करने वाले हैं। तो सोशल इश्यूज में हम देखेंगे कि जो जैसे कि हम पॉवर्टी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, फिर ह्यूमन राइट्स की बात करें, ये सारी चीजें क्या थी, ये हमने सिक्योरिटी में पढ़ ली कि एक तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो हम कह सकते हैं कि एक्सपेंशन है वह हो रहा था। अब देखो इसके बाद अब आ गए हम एनवायरमेंट पे। तो बेसिकली एनवायरनमेंट की ये जो प्रॉब्लम है वह स्टार्ट कहां से होती है। यह स्टार्ट होती है सबसे पहले कि जो हमारा कल्टीवेट एरिया है वो कम होने लगा। जो हमारा कल्टीवेट एरिया है कल्टीवेट एरिया, कृषि योग्य जो भूमि है वो कम होने लगी। ये बताओ कृषि किस पे करोगे, और भूमि तो ऐसी चीज है कि भाई जो है वही है, और आप जो है उसका भी फर्टिलिटी खत्म हो रही है। अगर उसकी भी फर्टिलिटी खत्म हो रही है, वह जो भूमि है वह बंजर हो गई है, कहाँ एग्रीकल्चर करोगे, कहाँ खेती किसानी करोगे, कहाँ से भोजन लेकर आओगे। तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी का आपके लिए प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा, खाद्य सुरक्षा पे विपरीत संकट आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एग्जिस्टिंग जो एग्रीकल्चर एक तो वैसे भी कम है जगह, और ज्यादातर इसका जो यूज पैटर्न चेंज हुआ, लैंड का जो पैटर्न जो है वह कैसे चेंज हुआ कि पहले आप जिस चीज को एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे थे, आज आपने वहां पे रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वह कर लिया, आपने वहां पे बड़े बड़े जो इमारतें हैं वह आपने बना दी, है ना। आपने सब हर जगह पर इंफ्रा इतना क्रिएट कर दिया कि वो जमीन तो जो है वह चली गई। आज अगर मेट्रो सिटीज की बात करें तो आपको कहा जाता है कि एक कदम रखने के लिए जो जगह है वह नहीं बची है, और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत क्या थी। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास, आपने गांव में कहीं पर देखा है कि बहुत 30 मंजिला कोई टावर खड़ा हुआ है, ना तो वहां की आवश्यकता है, ना ही वहां के इंफ्रा की ऐसी नीड है, और ना ही वहां पर पॉपुलेशन जो डेंसिटी उसका इतना ज्यादा जोर है कि अब आपको जब जमीन ऐसी नहीं बची तो आप ऊपर की तरफ चले गए।
तो गांव में ये समस्या नहीं, ये समस्या जो है वह शहरों में है। तो एग्रीकल्चर जो लैंड था बेसिकली, आपने उसका जो पैटर्न है, यूज पैटर्न है, वह आपने चेंज कर दिया। अब वो कम हो गई, जैसे जब कम हुई, कम होने के साथ साथ जो थी वो भी खराब हो गई। अब वो भी अगर लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं है, तो ऐसे में फूड सिक्योरिटी प्रभावित होगी, नहीं होगी? तो जब फूड सिक्योरिटी प्रभावित हो गई, तब जाके जब फूड जो प्रोडक्शन है वह प्रभावित हुआ, और उसके बाद जब लोगों को समझ में आया कि इससे हमारी जो खाद्य सुरक्षा है, जो फूड प्रोडक्शन है, बेसिकली ये नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, तो ऐसे में जो लोग हैं वह अवेयर होते हैं कि अब हमें इस इशू पर बात करने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो सेकंड हम बात करेंगे, नो एक्सेस टू सेफ वाटर। सेकंड क्या है? सेकंड ही प्रॉब्लम कब आती है? नो एक्सेस टू सेफ वाटर। अगर पीने का पानी जो है, कहते महासागरों में पानी ही पानी है, फिर भी पानी की क्यों वाटर स्कार्सिटी क्यों है? पानी क्योंकि फ्रेश वाटर नहीं है ना। और बहुत सारे आप देखेंगे कि कुछ रिपोर्ट्स ये कहती है, वैसे इसमें बहुत पुरानी रिपोर्ट का जो लिया गया है कि 2016 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो कि ये कहती है कि एटलीस्ट 1.2 बिलियन पीपल जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में, तो 1.2 बिलियन नंबर होता है एक, और इतने लोगों के पास बेसिकली सेफ वाटर का जो एक्सेस है वह नहीं है। 2.6 बिलियन लोगों के पास सैनिटेशन नहीं है। तो यहां पर बेसिकली ये कहा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट्स है वो बताती है कि ये डेटा कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। डरना चाहिए हमें कि अगर सारा पानी प्रदूषित हो जाएगा या फिर सारा पानी जो है वह महासागरों में चला जाएगा, हम किस चीज को, मतलब फ्रेश वाटर कहां से आएगा पीने के लिए? अगर 3% ही ऐसा वाटर अवेलेबल है जो कि हम पी सकते हैं, उसमें भी हम देखते हैं ग्लेशियर्स वगैरह में कितना अवेलेबल है। सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर के सोर्सेज की बात करें, ग्लेशियर से हिमनद है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी पिघल रहे हैं, समय के पहले वो भी पिघल जाएंगे, फिर कहां से पानी लेकर आएंगे? तो ये एक कंसर्न हो गया। देन हम तीसरा देखेंगे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिफॉरेस्टेशन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, गर्मी आने वाली है ना? चाहे हमें अपनी कार पार्क करनी हो, खैर अब तो काफी पार्किंग की वैसे सुविधा है, बाकी जगह पर आप देखेंगे, हर जगह तो नहीं है, फिर भी कोशिश करते एक पेड़ मिल जाता, उसके नीचे अपनी कार जो है वह पार्क कर देते। तो जब हम पेड़ काट रहे हैं तब हम इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत है, हमें इसकी छांव की जरूरत है। सो देखो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा कारण है इसका डिफॉरेस्टेशन, और जो बेसिकली लैंड का जो यूज है, जो यूज पैटर्न है, वह चेंज हो गया है ना? तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिफॉरेस्टेशन इंपॉर्टेंट एक कंसर्न है। देन हम देखेंगे डिक्लाइन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन। decline the total amount of ozone। देखो, अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट इसका जो क्षरण है वह हो रहा है ना? इसका जो अमाउंट है वह डिक्लाइन हो रहा है। ये भी हमारे लिए समस्या है, क्योंकि ओजोन की जो परत है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में है, समताप मंडल में है, वायुमंडल के चारों तरफ है, वह क्या कर रही है? हमें जो सन से अल्ट्रावायलेट जो किरणें आ रही है उससे प्रोटेक्ट कर रही है, और कैंसर जैसी बीमारियों से बचा रही है। और अब ये जो ओजोन है, अगर ओजोन परत का जो है बेसिकली डिक्लाइन हो रहा है, तब जाके क्या होगा कि हमें और प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो जब वर्ल्ड लेवल पर इस तरह के मुद्दे आए, तब हमें कंसर्न हुआ, अरे कि हमें एनवायरमेंट, हमें पॉलिटिक्स, वॉर, टीटी, इन सबसे भी आगे जाके एनवायरमेंट पे फोकस करना चाहिए, है ना? हमें क्या करना चाहिए? एनवायरमेंट पे भी जो फोकस है वह करना चाहिए। अब देखो, एक और बात है कि कोस्टल वाटर का पॉल्यूटेड हो जाना, इतनी ज्यादा कोस्टल वाटर का पॉल्यूटेड हो जाना। देखो, अगर आप डीप सी की बात करेंगे या फिर बीच समुद्र की बात करेंगे, वहां उतना पोल्यूशन, वहां आपको उतना प्लास्टिक वो सब नहीं दिखाई देगा, जितना कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो बीचेस हैं वह बहुत ज्यादा गंदे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, कोस्टल वाटर पॉल्यूटेड, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा देखो, अब एक नेक्स्ट एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ,
अगर हम ये कहें कि बेसिकली ये सारे नेचुरल फेनोमेनन है, ये कृषि की बात, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, यहाँ पर सेफ वाटर का एक्सेस नहीं है, कहीं ग्लेशियर, कहीं बायोडाइवर्सिटी, कहीं डिफॉरेस्टेशन, ओजोन लेयर एंड कोस्टल वाटर पोल्यूशन, तो ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं नेचुरल फेनोमेनन है। सो नेचुरल फेनोमेनन का अगर हम स्टडी करें तो हमें तो ज्योग्राफी में करना चाहिए, नहीं, बट हम यहाँ पे पॉल साइंस में कर रहे हैं। व्हाई? हम पॉल साइंस में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें इन सारी प्रॉब्लम्स का हल चाहिए है तो गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने होंगे, और ये जो स्टेप्स है वो किसी एक सरकार के लेने से नहीं बनेंगे। ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम किसी एक गवर्नमेंट के डिसीजन से नहीं बनेगी, सभी को इसमें प्रयास करना पड़ेगा। सभी को अगर इसमें प्रयास करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि ये इसके बेसिकली इस एनवायरमेंटल इश्यूज के पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस है, और अगर पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस है दैट मींस देश की सरकारों को मिलजुल कर काम करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई हम इन सभी नेचुरल फेनोमेनन को भी पढ़ते हैं, किसमें? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, है ना। सो दीज इशू हैव पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस, दीज issues have political consequences, और इसलिए हम इसको किस में स्टडी करते हैं? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। किस में स्टडी करते हैं? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। आया समझ में कि कहां से ये जो एनवायरनमेंट का कंसर्न है वह स्टार्ट होता है, कि अगर इकोसिस्टम डिक्लाइन हो रहा है तब ऐसे में क्या होगा कि जो सभी गवर्नमेंट हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो संस्थाएं हैं, उन सभी को बेसिकली एक्टिवली तरीके से जो काम है वह करना होगा। अगर बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, या ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, या फिर अगर हम सी की बात करें, समुद्र की बात करें, उसको अगर हमें बचाना है, तब हमें क्या करना होगा? हमें सबको मिलजुल कर जो प्रयास है वह करने होंगे। और इसलिए हम इस मुद्दे को कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं हम इस मुद्दे को? पॉल साइंस में। ठीक है, क्लियर? चलिए, अच्छा देखो, ये बात जो है वह स्टार्ट कहाँ से होती है? तो हमने यहाँ पर कुछ इश्यूज की बात कर ली, है ना। हमने क्या किया यहाँ पे? कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज की बात कर ली। अब वर्ल्ड लेवल पर हम कुछ रिपोर्ट्स वगैरह की बात करते हैं कि आखिर ये जो स्टार्टिंग है वह कहाँ से होती है। सो नंबर 1 तो देखो कि 1960s में एक थिंक टैंक, जो कि ग्लोबल थिंक टैंक क्लब ऑफ रोम, और क्लब ऑफ रोम ने एक बुक पब्लिश की 1972 में, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। 1972 में एक बुक पब्लिश की, लिमिट्स टू ग्रोथ। ग्रोथ की भी कुछ लिमिट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना। तो लिमिट्स टू ग्रोथ, है ना। साथ ही में इसके बाद एक और 1987 में एक रिपोर्ट जारी होती है, आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। और इन प्रयासों ने वर्ल्ड लेवल पर एनवायरमेंटल इश्यूज की तरफ सबका जो ध्यान है वह लेकर आए। ठीक है, तो देखो इसमें ये कहा गया बेसिकली कि जो हम ग्रोथ कर रहे हैं, उस ग्रोथ के बेसिकली कहीं ना कहीं आपको एनवायरमेंटल इश्यूज और कंसिक्वेंसेस जो है वह देखने को आते हैं, है ना। तो इसमें यह कहा गया कि बेसिकली क्या किया जाए, इसमें यह बताया गया कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है, लिमिट्स टू ग्रोथ में क्या कहा कि अगर पॉपुलेशन है, जनसंख्या अगर बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी, तो ऐसे में क्या होगा कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है हम उसका बहुत ज्यादा दोहन करेंगे, और जब हम ऐसे में ऐसा करेंगे तो पर्यावरण नेगेटिवली प्रभावित होगा। और देखो इसी सबको देखने के लिए, इसी तरह के इश्यूज को देखने के लिए एक संस्था बनी जिसे कि हम क्या कहते हैं? यूनेप कहते हैं। कौन सी संस्था बनी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप।
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहां से। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा देखो, क्या ये कुछ रिपोर्ट्स भी जारी करता है? अगर ये कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है तो वहां से भी जो क्वेश्चंस है वह यूपीएससी पूछ लेता है ना। सो देखो, बेसिकली यूनेप का मेन काम क्या था? तो बेसिकली ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस से डील करता था विथ एनवायरमेंटल इश्यूज। सो डील विथ एनवायरमेंटल इश्यूज, यूनेप का मेन काम, मेन फंक्शन क्या था? डील विथ एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। अब देखो, इसके बाद होता है एक अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन जिसको कहा गया, चूंकि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था तो इसको रियो समिट भी कह दिया जाता है। ये भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर था। अर्थ समिट, अर्थ समिट या इसको रियो समिट भी कह दिया जाता है। अर्थ समिट या रियो समिट, है ना। ये कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, जून 1992, जून 1992, ठीक है। और बेसिकली ये एक कन्वेंशन था, कन्वेंशन डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज, डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज, जो भी इश्यूज उठ रहे थे जैसे कि बायोडाइवर्सिटी का, सो बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, एंड रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, जैसे कि कहा गया एजेंडा 21। सो एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 रिलेटेड था कि क्लाइमेट चेंज और जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं इससे आखिर कैसे बचा जाए, कैसे इससे निपटा जाए, ठीक है। तो ये कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसी हिस्ट्री थी कि कहाँ से विश्व स्तर पर ऐसी जो शुरुआत है वह होती है, ठीक है। तो इस सम्मेलन में लगभग 100, रियो समिट की बात करें 170 से ज्यादा कंट्रीज जो है वह इसमें शामिल थे। और बेसिकली इसके बाद ही हम देखेंगे कि इस सम्मेलन के बाद आवर कॉमन फ्यूचर, जो अर्थ समिट का ही एक प्रोडक्ट था, आर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, हमारा साझा भविष्य। और इसमें यह दिखाया गया कि आखिर किस तरीके से हम सबको मिलकर एनवायरमेंटल इश्यूज को ठीक करना चाहिए, ठीक है। और इसमें अलग अलग मुद्दे जो हैं वे प्रकाश में आते हैं, जैसे कि चाहे हम ओजोन लेयर की बात करें या फिर हम एक डेवलपमेंट की आप ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस ग्रोथ से किस तरह के एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, सो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम टिकाऊ विकास की बात करते हैं, जो कि एजेंडा 21 का हिस्सा है, ठीक है। ये वर्ड कहां से आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड क्यों आया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब तो हम केवल डेवलपमेंट वर्ड ही कह देना, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने की क्या जरूरत पड़ गई? हमें सतत या समावेशी विकास कहने की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसा डेवलपमेंट जो कि आगे जाके सस्टेन कर जाए, है ना। हम क्यों अभी सतत विकास की बात करते हैं या फिर हम समावेशी विकास की बात करते हैं? तो हमें केवल अब डेवलपमेंट या केवल ग्रोथ नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि आपका आर्थिक विकास भी होता रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, आर्थिक विकास भी हो, और आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को हानि भी ना हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। इसको हमें क्या कहना पड़ा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहना पड़ा। तो यूपीएससी समटाइम्स क्या करता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और आपको इसमें क्या किया 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शंस दे दिए, बस आप बताते रहिए। तो यहाँ पर कहा गया कि भाई टिकाऊ विकास का जो तरीका है वो सबसे ज्यादा अच्छा है, बट कुछ लोगों के द्वारा आलोचना की जाती है एजेंडा 21 की, कहा कि ये जो है वह इकोनॉमिक ज्यादा है, एनवायरमेंटल कम है।
आया समझ में? इकोनॉमिक ज्यादा है और एनवायरमेंटल कम है। तो बेसिकली याद रखना कि ये जो एजेंडा 21 है इसमें 2-3 बातें शामिल होंगी। एक तो डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है ना, बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है उसको प्रोटेक्ट करना। तो इसमें एजेंडा 21 में कुछ तौर तरीके रखे गए थे और वहां से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वह सामने आता है। तो ये केवल हमने जाना कि कौन कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज। अब जल्दी से इश्यूज बताती हूँ, फिर एक क्वेश्चन। जो चीजें मैंने समझाई है बच्चों वही है इसमें सारी। सो जैसे कि हमने देखा देयर हैव बीन मैनी एनवायरमेंटल इश्यूज एंड दैट आर कंसर्न ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स, है ना। ग्लोबल अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें उसका नहीं क्या आपको देखने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमने लास्ट डिस्कस किया है वही सारा इसमें है। जो अभी तक मैंने आपको बताया कि जैसे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि लैक ऑफ, हम कहे कि लैक ऑफ फ्रेश वाटर है, फिर लैक ऑफ क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये प्रॉब्लम्स रही। सो इसमें क्या है, जो यूनेप है, यूनेप जो है डील करता है, कॉन्फ्रेंसेस करता है एनवायरमेंट इश्यूज पर। और अर्थ समिट या रियो समिट जो कि कब हुआ था, ब्राजील में 1992 में हुआ था। तो ये एक प्रोडक्टिव एक कन्वेंशन थी जो कि क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, इन सभी चीजों को लेके और इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसे एजेंडा 21 कहा गया। बस इतना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हम आते हैं मेंस के क्वेश्चन पे। अब देखो मेंस का क्वेश्चन आया, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, 2022 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स अफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, explain and control measure to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming and in the light of the Kyoto Protocol in 1997। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखना चाहिए। जैसे कि यहां पर आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हम ये बता सकते हैं व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, एंड इसके बाद फिर आप सेकंड क्या बताएंगे कि बेसिकली इसके इफेक्ट क्या है ना, इसके इफेक्ट क्या है और कैसे क्लाइमेट चेंज के लिए ये जिम्मेदार है, क्लाइमेट चेंज। एंड इसके बाद आप लिखेंगे कि इसके इफेक्ट हो गया, अब मेजर्स क्या है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन वही होता है जो पूछा है वही बता दो, और उसके अलावा जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे बता दो, उसी सीक्वेंस में बता दो। और उसके बाद ये लिख दो, चूंकि बच्चों जो क्योटो प्रोटोकॉल था, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था ये ग्रीन हाउस गैसेस को, एमिशंस को कट करने के लिए था, ठीक है। ये प्रोटोकॉल 1997 में, तो ये इसमें कहाँ योगदान देता है। सो जो ग्रीन हाउस गैसेस थी इसको रिड्यूस करना है ना, इसको कम करना। तो बस आपको ये सारी जो चीजें हैं वह लिखनी थी। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है मैं आगे आपको जस्ट बताती हूँ। सो एक मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ कि आप ये जो पॉइंट्स हैं वह इसमें लिख सकते थे। जैसे कि नंबर 1, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। सो लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन ओवर ग्लोबल टेम्परेचर, एवरेज, अगर जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है हमारा, उस एवरेज टेम्परेचर का बढ़ना जो है बेसिकली वो। अच्छा एक बात बताओ कि हम क्लाइमेट, जैसे कि ये वैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं बट मैं यहाँ भी आपको बता देती हूँ। एक तो होगा वेदर, अरे अभी का तो मौसम, इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, अरे मैं दिल्ली का सच में मौसम बता रही हूँ, इतनी तेज हवाएं चल रही हैं। और उसके अलावा एक ही दिन में तीनों मौसम, ठंड भी लगने लगती है, गर्मी भी लगने लगती है, बारिश भी हो जाती है। अभी तो ओले पड़े हैं आज और कल में। तो यहाँ पर देखो कि ये क्या है, ये वेदर है, ये वेदर है। तो वेदर में क्या है, वेदर बेसिकली हम कह सकते हैं एक शॉर्ट टर्म फेनोमेना है। बट जब हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट की, सो व्हाट इज क्लाइमेट। सो लगभग हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट क्या है कि 20 से 30 साल या कहीं कहीं आपको 50 ईयर्स भी मिल जाते हैं। तो 20 से 30 ईयर का वेदर का एवरेज। तो हमें प्रॉब्लम इस चीज की नहीं है जो आज हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। वेदर क्या है, एक शॉर्ट टर्म फेनोमेना है, एक शॉर्ट टर्म फेनोमेना है कि अभी जस्ट जो है वह बहुत ज्यादा धूप थी, फिर बारिश हो गई, फिर ठंड लगने लगी, एकदम से बादल छा गए। तो हमें मौसम के बदलने की टेंशन नहीं है, हमें मौसम के बदलने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। हमें जो मेन प्रॉब्लम है कि एक लॉन्ग टर्म में ऐसा ना हो कि जो रेगिस्तान है वहां पे सदाबहार वन हो जाए, है ना। मेन प्रॉब्लम ये है। सो क्लाइमेट की हम बात करेंगे, क्लाइमेट क्या है, वेदर का एक एवरेज है, और ये बेसिकली क्या है, एक लॉन्ग टर्म फेनोमेना है,
एक लॉन्ग टर्म, एक दीर्घकालिक घटना है बेसिकली, और इसे क्या कहेंगे हम, जलवायु। तो हमें जो प्रॉब्लम है वह किसकी है, जलवायु परिवर्तन की। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सो देखो नेक्स्ट क्या हमने देखा, हाँ मैं आपको इसका आंसर बता रही थी। आप देखो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपने लिखा कि सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो एक एवरेज जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो वैश्विक तापमान है, उसका बढ़ जाना। अब इसके अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन भी दे दो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, फॉसिल फ्यूल का जलाना है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है, डिफॉरेस्टेशन है, वनों का कम होना है। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि क्या है, इसके रीजन है ना, इसके रीजन है। साथ ही नेक्स्ट हम देखें कि अच्छा इसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो जो हम देखेंगे कि ओशियन टेम्परेचर है या ग्लोबल टेम्परेचर, इसका इंक्रीज होना, सी लेवल का बढ़ना। कहा जाता है कि अगर सी लेवल बढ़ेगा तो जो बांग्लादेश है उसका 20 से 25% हिस्सा पानी में डूब जाएगा, और वही मालदीव तो पूरा ही। तो यहाँ पर क्या है कि सी लेवल का इंक्रीज होना, एक्सट्रीम वेदर, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर की हम बात करें कि बार बार जो चक्रवात है उसका आना, बार बार तूफानों का आना, बार बार बाढ़ का आना, बादलों का फटना, ये सारी चीजें क्या हैं। कहा जाता है जैसे जैसे मनुष्य टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस होता गया, उसने प्रकृति में छेड़छाड़ उतनी ही तबीयत से की। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आज आप एक्सट्रीम वेदर देख रहे हैं, चरम मौसमी घटनाएं, सूखा, बाढ़, इसकी फ्रीक्वेंसी बार बार देख रहे हैं, क्या इसका कारण है। यूपीएससी ने डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछा। देखो चीजों का लिंक है बेसिकली कि यहीं पे मैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट, यही ज्योग्राफी, यही एनवायरमेंट, यहाँ पॉल साइंस चल रहा है, असल में तो पॉल साइंस चल रहा है ये। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली कि एक्सट्रीम वेदर में जैसे कि हम देखें कि जो चक्रवात हैं आखिर उनकी फ्रिक्वेंसी क्यों बढ़ गई है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो सी टेम्परेचर है, सी लेवल टेम्परेचर है, वो नॉर्मल होता है, और जैसे ही वह गर्म होने लगता है तो चक्रवात के लिए क्या होता है, एक आदर्श दशा बन जाती है। और यही तो दे रहा है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना। तो क्या टेम्परेचर केवल जमीन का बढ़ेगा, पानी का भी तो बढ़ेगा, है ना। तो यहां पर देखो कि एक्सट्रीम वेदर, ये इसका इफेक्ट है। क्लाउड, वेजिटेशन, कवरेज चेंज जो है ये हो रहा है, ये सारी चीजें इसका एक इफेक्ट होंगी, है ना। कि अब देखो कि पहले हम देखते हैं कि जो अगर हम अपने थार रेगिस्तान की बात करें तो उसमें कंपैरेटिवली अभी जो प्लांट्स हैं वो अब ज्यादा देखने लगे हैं। ऐसा क्यों हो गया, वहां पे बारिश हो गई, होती नहीं थी, अब बारिश होने लगी। अगर वहां पे बारिश होगी ना तो बाकी जगह का जो टेम्परेचर या फिर बाकी जगह का जो रेनी सीजन और बाकी पैटर्न है वह चेंज हो जाएंगे। तो एक बहुत छोटी सी बात है, मतलब बहुत छोटे से प्लेस पे भी अगर किसी तरह के ऐसे चेंजेस देखे जा रहे हैं कि पता है वो तो रेगिस्तान है, वहां बारिश नहीं होती, 10 मिलीमीटर होगी साल में। लेकिन अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ ऐसी दशाएं होंगी कि उधर भी बादल रुक के बरस जाते हैं, वहां बरसेंगे तो बाकी जगह क्या होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं है। तो बेसिकली अगर क्लाउड वेजिटेशन का जो कवर है वह चेंज हो जाएगा तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। एंड कंट्रोल मेजर की बात करेंगे, क्या आखिर ऐसे हो कि हम उपाय करें। तो देखो जैसे कि हमने इसमें क्योटो प्रोटोकॉल पूछा है, आपको जरूर बताना है कि इसमें बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेज है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उस सबको कम या कट या रिड्यूस के लिए था। इसके अलावा हम कुछ और चीजें देख सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करना, जैसे कि क्लीन एनर्जी का प्रयोग करना, जैसे कि एलईडी है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, जैसे कि हाइड्रोजन मोबिलिटी, या फिर हम कंजप्शन हैबिट्स को जो है वह चेंज कर सकते हैं, रिसाइकलिंग को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे क्या है, एक कंट्रोल मेजर्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके कॉजेस क्या है, इसके इम्पैक्ट इफेक्ट्स क्या है, कंट्रोल मेजर्स क्या है, और वहां पे आपसे टिटी पूछ ली, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। क्लियर। चलिए अब आओ एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाती हूं। कॉमन कार्बन मैट्रिक, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ये किसके द्वारा सपोर्टेड है। ये यूनेप के द्वारा सपोर्टेड है, और बेसिकली ये क्या है। सो ये है असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट एंड बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड, है ना। तो यहाँ मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि ये क्या है, बस मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखा दिया कि जैसे कि हम बार बार यूनेप की यहाँ पर बात करेंगे, तो यूनेप जो है वह किस किस तरह के और टूल्स का यूज करेगा, किस तरह की रिपोर्ट्स को लेकर आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं कुछ रिपोर्ट्स की बात करूंगी, है ना। तो जैसे कि रिपोर्ट क्या क्या है,
क्या क्या रिपोर्ट्स पब्लिश करता है? यूपीएससी कई बार क्वेश्चन जो है वह पूछ चुका है, जैसे कि एमिशन गैप रिपोर्ट से क्वेश्चन आ गया है ना, एडप्शन गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक है, या फिर फ्रंटियर्स है, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट है। तो ये 4 क्या हो गई, ऐसी रिपोर्ट्स होंगी जहां से क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे 3 और 4 रिपोर्ट्स लिख दी और पूछ लिया कि ये जो रिपोर्ट्स है वह आखिर कहाँ की है। तो ये रिपोर्ट्स कौन करेगा? ये रिपोर्ट्स बेसिकली यूनेप करेगा, है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, हिंदी में भी लिख लो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण। अब देखो पर्यावरण शब्द है, एनवायरनमेंट वर्ड है, पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। सो देखो बेसिकली ये क्या करेगा, इट्स अ लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी एस्टैब्लिश ऑन 5th of June 1972 में एस्टैब्लिश किया गया था। इट सेट द ग्लोबल एनवायरमेंट एजेंडा प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट within the UN system and serve as a authoritative advocate for global environment protection, ठीक है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वैश्विक रूप से जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए एजेंडा, उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस और ये सारे जो काम है वह कौन करेगा? यूनेप करेगा, ठीक है। सो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊं दैट इज एमिशन गैप रिपोर्ट, ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट। क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? अच्छा एक बात बताओ, द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन, द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। सो व्हाट इज ग्लोबल कॉमन? साझी संपदा में इसको देखो सभी को डेफिनेटली इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के वश से, किसी एक सरकार के, किसी एक देश के बाहर के उसके मतलब बियॉन्ड है, ये समझो वो उसकी क्षमता में नहीं है कि वो अकेले सारी चीजों को ठीक कर पाए। इसलिए जरूरत होती है कि सभी जो गवर्नमेंट है आपस में मिलकर इस तरीके से कदम उठाए। तो अगर हमारी साझा संपत्ति है, साझा संपत्ति यही है जो किसी की इंडिविजुअली नहीं है ना। सो ग्लोबल कॉमन का मतलब क्या है? सो ऐसी संपत्तियां, कॉमन आर द रिसोर्सेज, ग्लोबल कॉमन क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक कम्युनिटी के द्वारा शेयर किए जाए, शेयर्ड बाय कम्युनिटी, एक समुदाय के द्वारा शेयर किए जा रहे हैं, और चूंकि ये विश्व समुदाय की बात हो रही है, शेयर्ड बाय कम्युनिटी एज अ होल, नॉट इंडिविजुअली, है ना। सो ये रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज हैं वह कम्युनिटी के द्वारा शेयर किए जा रहे हैं, नॉट इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से नहीं, नॉट इंडिविजुअली, ये व्यक्तिगत संपत्तियां नहीं है, ये कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज है ना। जैसे कि हम ये देखते हैं कि इन द वर्ल्ड देयर आर सम एरिया विच आर लोकेटेड आउटसाइड द सोवरेन ज्यूरिसडिक्शन, ऐसे कुछ एरियाज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ट्रोपोस्फियर की, तो अगर हम अपने देश के ऊपर का, मतलब जो हमारी राष्ट्र की सीमा है, अगर हम अपने ऊपर का जो वायुमंडल है ना, मतलब या फिर हम सबसे नीचे की लेयर की बात कर लें, तो हमें समझ में आता है कि अगर किसी प्लेन को यहाँ से गुजरना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन, उसके साथ समझौता होना चाहिए, तभी यहाँ के आप वायु क्षेत्र से भी गुजर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके बियॉन्ड सबसे बाहर अगर हम देखें जो बाह्य वायुमंडल है, तो वहां पर किसकी मतलब हम ये कह दें कि वहां पे किसी का एक बापौती नहीं है, वहां पे किसी एक देश की सोवरेनिटी नहीं है। वहां पे अगर जैसे कि अंटार्कटिका की बात करें, तो अंटार्कटिका क्या है? हमारी ग्लोबल कॉमन रिसोर्सेज का हिस्सा, जिसपे हर सभी लोग जो है वे साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, अपने अपने अभियान लेके जाते हैं। भारत के द्वारा दक्षिण गंगोत्री तरह की जो संस्थाएं हैं वहां पे है जो कि काम करती रहती हैं, लेकिन वो केवल वहां पे रिसर्च का काम कर रही है ना। तो वहां पे उस तरह से चीजों को प्रोटेक्ट करना हम सबका दायित्व है। सो बेसिकली याद रखना कि ये जो हमारे ग्लोबल कॉमन्स है जो कि कम्युनिटी के द्वारा शेयर किए जाते हैं, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्र अधिकार के बाहर होते हैं, और ऐसे में उसका जो प्रबंधन है वह पूरा अंतरराष्ट्रीय संगठन करता है, सभी जो देश हैं वह मिलकर करते हैं, किसी एक देश के वश की बात नहीं होती है। इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम ग्लोबल कॉमन कहते हैं।
है ना। सो रिक्वायर अ कॉमन गवर्नेंस बाय अ इंटरनेशनल कम्युनिटी, रिक्वायर common governance by the international community, by the international community. बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, है ना। जैसे कि हम कहते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इसके एग्जाम्पल्स में क्या आएगा? जैसे कि एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, अंटार्कटिका, ओशियन फ्लोर या फिर आउटर स्पेस। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ट्रीटीज की गई हैं। जैसे कि अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका का जो रिसोर्सेज है बेसिकली इस ग्लोबल कॉमन को प्रोटेक्ट करने के लिए 1959 में एक जो ट्रीटी है वह की गई थी, इसके अलावा अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है या फिर अंटार्कटिका एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि सभी लोगों को बेसिकली इसकी जो रक्षा है वह करनी है। तो ये क्या हो गई? ग्लोबल कॉमन हो गई, इसलिए पूरा जो विश्व है वह एक साथ आ जाता है, पूरा जो वर्ल्ड है वह एक साथ आ जाता है। लेकिन इसमें जानते हो एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम जानते हो क्या है? ये प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली, हाँ मैं आपको दिखाती हूँ, प्रॉब्लम जानते हो क्या है? प्रॉब्लम है नॉर्थ और साउथ। जैसे कि आपने ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट क्या सुना? व्हाट इज ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ मतलब वो देश जो कि जैसे कि पहले अल्प विकसित तो अब डेवलपिंग, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे स्टेट हैं, ये ऐसे देश हैं, जैसे कि आपको ये जो लाइन दिख रही है ये इसका बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। अगर हम पूरे मैप में देखें तो जो कंट्री इस तरफ है ये रिच है, ये कैसे है? ये रिच है, रिच नॉर्थ है। और जानते हो यहाँ पे क्या है? यहाँ की पॉपुलेशन कम हो गई है, यहाँ की पॉपुलेशन, हम ये कह सकते हैं पॉपुलेशन एक तरह से स्थिर है, स्टैग्नेंट है, एंड यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो ठीक है। अगर रिसोर्सेज ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, इसके अलावा लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वह भी यहाँ पे ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ये भी यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है ना। तो ये जो कंट्रीज है वह कैसे हैं? रिच है और रिच होते जा रहे हैं। लेकिन जब हम ग्लोबल साउथ की बात करेंगे तो ग्लोबल साउथ में जो मेन प्रॉब्लम है वह क्या है कि ये जो कंट्रीज हैं वह बेसिकली पुअर हैं, और उसके पीछे एक कारण है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी डेफिनेटली जो रिसोर्सेज हैं वह कम होंगे, और ऐसे में आपकी जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति को कितनी आय मिल रही है ये भी कैसी है? लो है। तो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ है ना। अब ये कहा जाता है कि अगर विश्व में इन दोनों की स्थिति अलग अलग है, अगर पूरा विश्व अगर इस तरीके से देखा है कि एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोप है, अमेरिका है, और दूसरी तरफ ऐसे कंट्री हैं अफ्रीका, एशिया के कुछ देश हैं जो कि डेवलपिंग या फिर इस तरह से स्ट्रगलिंग फेज में है या फिर पुअर है, तो उन पर लाइबिलिटी कम हो, उन पर क्या हो? उन पर लाइबिलिटी थोड़ी सी कम हो। तो यहाँ पर ये कहा जाता है। अब लेकिन ये करे तो करे कैसे? तो इसका एक बेसिकली हम कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी। तो संपत्ति तो साझी है, बस जिम्मेदारियां अलग अलग है। साझी संपत्ति ये सबकी है
है ना। लेकिन देखो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की ज्यादा है, किसी के कम है, और डेफिनेटली इसमें ये कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा किसकी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए जो रिच नॉर्थ कंट्रीज है, क्योंकि इन्होंने जो एनवायरमेंट है उसको ज्यादा पॉल्यूटेड किया है। एनवायरमेंट की जो इश्यूज उठ रहे हैं, जो कंसर्न्स है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस की बात करें तो इन सब चीजों को ज्यादा जिम्मेदार कौन है, जो बहुत ही ज्यादा ऐसे देश है जो कि जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, वो देश है। तो यहाँ पे जो ग्लोबल साउथ के देश है बेसिकली इनको ट्रीटीज में बाउंड नहीं करना चाहिए। तो अगर आप प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो ज्यादा जिम्मा नॉर्थ उठाए, कम जिम्मा जो है वो साउथ उठाए। सो दैट इज कॉल्ड साझी संपत्ति और अलग अलग जिम्मेदारी, और अलग अलग साझी संपत्ति लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी, है ना। तो जिम्मेदारी ज्यादा किसकी हो, जिम्मेदारी ज्यादा उसकी हो जिसने कि ज्यादा बर्बाद करा है पर्यावरण को, जिसने ज्यादा पॉल्यूशन किया है। तो यहां पर देखो अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, नॉर्थ जो है, जो नॉर्थ के कंट्रीज है, ये नॉर्थ कैसा है, डेवलप्ड है, विकसित है। ठीक है, अभी विकसित कैसे है, कुछ पॉइंट्स लिख लो इसमें। जैसे कि हम देखें, बिकॉज ऑफ यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वह ज्यादा है, और इसने बेसिकली इकोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन है वो इसने ज्यादा किया है ना। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो ग्रोथ ज्यादा, और ऐसे में इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है ये भी इसने ज्यादा किया है। पर्यावरण को हानि ज्यादा इसने पहुंचाई, तो जिम्मेदारी भी ज्यादा ये उठाए, है ना। जिम्मेदारी भी ज्यादा क्या उठाए। सो इफ दे हैव caused more degradation, so responsibility भी कैसी हो, they must also take more responsibility, they must also take more responsibility। सही बात है या फिर नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। जस्टिस एक तरह से कि ठीक है, अगर आपने एनवायरमेंटल को ज्यादा डिग्रेडेट किया है, ज्यादा खराब किया है, तो ठीक है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी सी ज्यादा ले लो। अब देखो, अब अगर हम ग्लोबल साउथ या फिर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, ऐसे देश जो कि विकासशील है, अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुए, इंडिया ने क्या रखा है, इंडिया ने क्या रखा है डेवलप्ड होने का टाइम, बताओ जरा। तो अब देखो, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो यहां पे अभी ये उस दौर में है, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी दौर में है, अभी प्रोसेस में है। सो दे मस्ट नॉट बी subjected to the same restriction, ऑब्वियस सी बात है, सेम रिस्ट्रिक्शंस, इन पे प्रतिबंध। जैसे कि अब देखो, हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जानते हो क्योटो प्रोटोकॉल का क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह बाध्यकारी, जानते हो किस पे है, नॉर्थ वाले देशों पे। यहाँ पे ये बाध्यकारी है कि आपको मानना ही मानना है, जो आपने लक्ष्य तय किए हैं वो आपको करना ही है। और क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करेंगे तो बेसिकली जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है, इसके लिए कंपैरेटिवली इसके जो गोल है वह थोड़े से लिबरल है ना, थोड़े से कैसे लिबरल गोल है। तो ये हो गया कि रिच नॉर्थ है, पुअर साउथ है, और जिसने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है, अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है, अगर यहाँ पर पर्यावरण को हानि ज्यादा हुई है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे अच्छा देखो, यही बात है कि मान लो अब आप एक उदाहरण से इस बात को समझिए कि हो सकता है कि जैसे कि अगर हम देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें एक जगह पर या एक ऑफिस में 20-20 एसीज लगा रखे हैं, ठीक है। तो एक आपने ये एग्जाम्पल देख लिया। और इंडिया में क्या हो रहा है
कि हो सकता है कि कुछ जगह आज भी ऐसी हैं जहाँ पर, खैर सब जगह इतना होता है, केवल इंडिया की बात नहीं है, हो सकता है आज भी ऐसी जगह हो, आज भी ऐसे घर हों, आप देखते हैं, फिर शौक बतौर या फिर ट्रेडिशनल फूड की अगर हम बात करें तो वो किस पे बन रहा है, लकड़ियों पर खाना बन रहा है ना, चूल्हे पर खाना बन रहा है। तो ऐसे में गैसेस तो दोनों से निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जीवाश्म ईंधन या फिर लकड़ी इस तरह से चीजों को जला रहे हैं, और वहां पर एसी फ्रिज कूलर जो है वह डटकर चल रहा है। तो ऐसे में ज्यादा जरूरी क्या है कि अगर अब आपको किसी का कम करना है तो आप किसी का फूड, किसी का खाना बनाने का काम कम कर दोगे, या फिर आप कुछ एसीज पर जो है वह प्रतिबंध लगवा सकते हो। डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप पहले वाला काम करोगे कि जहां पे ज्यादा जो एसी और लग्जोरियस लाइफ की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, हम वहां पे थोड़ा सा रोक लगाए, है ना। तो यही बात है कि यहाँ पे देखो कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं वो अभी भी कैसे हैं, ये प्रोसेस में है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और इसलिए दे मस्ट नॉट बी सब्जेक्टेड टू द सेम रिस्ट्रिक्शंस। सो प्रतिबंध इन देशों पे नहीं होना चाहिए कि आप जो है बस इससे ज्यादा आप कार्बन उत्सर्जन नहीं कर सकते। उन्होंने तो कार्बन उत्सर्जन कर लिया, हो सकता है जितना 20 देश मिलकर ना कर तो उतना केवल अमेरिका कर रहा है, या जितना पूरी अमेरिका आप देखोगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे वे बार बार कुछ, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट है या फिर इस तरह से जो क्लाइमेट ट्रीटीज उससे बाहर हो जाते थे ताकि उस पर बाउंड ना हो, ताकि अमेरिका पर किसी तरह से बाउंड ना हो, और वह जितना चाहे उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके, जितना चाहे उतना ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस और ये सारी चीजें कर सके, जितना चाहे वो अपने तरीके से एनवायरमेंट पोल्यूटेड कर सके, उसमें किसी तरह की बाध्यता ना हो। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है ना, क्योंकि ये जो ट्रीटीज हैं वो आपको बांध लेती है कि आपको अब क्या करना है, क्लाइमेट एक्शंस, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर चीजें करनी है, कुछ पॉलिसीज बनानी है। जैसे कि आप देखोगे कि इंडिया में बेसिकली क्या किया जा रहा है, इंडिया में हम रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ बार बार बढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बार बार बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, आया समझ में। अब देखो, तो बेसिकली ये जो इशू है कॉमन बट डिफरेंशिएट प्रॉब्लम्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, तो डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्री ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ ओवर एनवायरमेंटल इश्यूज, बिल्कुल सही। नॉर्दर्न कंट्री वांट, अब देखना यहाँ पे ये क्या है कि जो नॉर्थ कंट्री वो तो यही चाहेगा ना कि सभी की जिम्मेदारियां बराबर हो, पर सभी की जिम्मेदारियां क्यों बराबर हो, साउथ की कंट्रीज चाहते हैं कि नहीं, नॉर्थ ने ज्यादा एनवायरमेंट को जो है वो डिग्रेड किया है, ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, तो वही भरपाई ज्यादा करे। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ कंट्रीज जो है वे क्या चाह रहे हैं, ये चाहते हैं एवरीवन टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल कन्वर्जन। तो सभी लोग जो है वे पर्यावरण संरक्षण, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन जो है करे। लेकिन यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री है या जो साउथ है, ये किस बात में विश्वास कर रहा है कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है, डेवलप्ड कंट्री में हुआ है। सो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज जो है वे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले। और अब देखो रियो समिट हुआ 1992 में, रियो समिट में ये एक्सेप्टेड किया गया स्पेशल नीड ऑफ द डेवलपिंग कंट्री एंड मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन द डेवलपमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंट। सो स्पेशल नीड्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, ये बात यहाँ पे, क्योंकि देखो डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो आज भी डेवलपिंग कंट्री का मेन जो प्रेफरेंस है वो क्या है, वहां का विकास करना, वहां पे डेवलप करना, है ना। अगर हम वहां पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ऊर्जा का यूज नहीं करेंगे, तब वो बाकी देशों से पिछड़ जाएंगे, उनकी आवश्यकताएं भी पूरा नहीं होंगी। सो डेवलपिंग कंट्री आज भी उस फेज में है जहां उन पे किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज नहीं किया जा सकता, बट हाँ डेवलप्ड कंट्री पर डेफिनेटली किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो रियो समिट की अगर हम बात करें, इसने इस बात को एक्सेप्टेड किया था कि अभी भी बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास ज्यादा जरूरत है और ज्यादा उनके यहाँ संभावना है कि वो विकास कर सके, ठीक है। वैसे ही हम यूएनएफसीसी की बात करें कि 1992 यूएनएफसीसी, अब यूएनएफसीसी क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। तो क्लाइमेट चेंज को लेके जो कन्वेंशन है उसके लिए फ्रेमवर्क बनाएगा ये 1992 में। ऑल्सो प्रोवाइड दैट द पार्टी शुड एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी। अब देखो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं बल्कि इक्विटी की बात की, समता की बात की, है ना, समता की बात की। एंड इट वाज एक्सेप्टेड दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस emission has originated in developed country and per capita emission in developing country are relatively low। अगर हम ये देखें कि जो गैस एमिशंस है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, ये डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा है, और अगर हम पर कैपिटा मतलब एक व्यक्ति कितना जो सर्जन है वह कर रहा है, अगर हम इस चीज को देखें तो पर कैपिटा इनकम डेवलपिंग कंट्रीज में कंपैरेटिवली काफी लो है ना। सो देखो
So developing country like India and China were exempted from the requirement of the Kyoto Protocol. So Kyoto Protocol agreement जो है वह क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस को कट करने के लिए है, कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, बट ये रिस्ट्रिक्ट करेगा डेवलप्ड को, बट डेवलपिंग कंट्री को नहीं करेगा. तो ये कॉमन बट डिफरेंशिएट आ गया समझ में, रिच एंड पुअर साउथ वाला कॉन्सेप्ट. अब चलो हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन की. प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन. अच्छा, जो क्योटो प्रोटोकॉल है, एक दो चीजें और मैं आपको बता देती हूं. क्योटो प्रोटोकॉल कहां पर साइन हुआ था, 1997 में जापान में, और ये बेस्ड किस पे है, यूएनएफसीसी, बेस्ड ऑन यूएनएफसीसी. ठीक है, यूएनएफसीसी पर बेस्ड है. साथ ही देखो कि इसका मेन जो एम है वह क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि हम इसमें CO2 को ले, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है, योगदान देती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC एटेक्स्ट्रा. ठीक है, सो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग है ना. तो बेसिकली इनको क्या करना, इनको कट करना, ये मेन है क्योटो प्रोटोकॉल का, कि इनका यूज कम करना, इस एमिशन को कम करना. ठीक है, कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कट देयर ग्रीन हाउस गैसेस, ये मेन है. और ये डेवलप्ड जो कंट्रीज है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, बट डेवलपिंग कंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा. क्लियर. चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज पे, है ना. अच्छा देखो, बेसिकली कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मतलब जो एक पूरे ग्रुप के लिए है, जो सभी की एक कॉमन प्रॉपर्टी है ना, जो सभी की कॉमन प्रॉपर्टी है. लेकिन मेन इशू जो इस कॉमन प्रॉपर्टी को आ रहा है वह क्या, किस वजह से आ रहा है, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड की अगर हम बात करें, उसको इतना ज़्यादा इंटेंस तरीके से यूज़ करना है कि जो वो लैंड है वो एकदम उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई. पॉपुलेशन ग्रोथ करना है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ, जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा. इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हैव कॉज्ड कॉमन प्रॉपर्टी टू dwindle इन साइज, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी, है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चाहे गुणवत्ता की बात करें, चाहे उपलब्धता की बात करें, चाहे आकार की बात करें, ये जो है वह दिनों दिन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. तो ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के कुछ इश्यूज हो जाते हैं. अब आगे देखो कि नेक्स्ट हम देखें इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज. इंडिया का क्या स्टैंड है इसको लेके, पर्यावरणीय मामले पे भारत का जो पक्ष है वह आखिर क्या है. India stand, India's stand on environmental issues. India's stand on environmental issues, है ना. क्या पक्ष है उसको हम सबसे पहले समझते हैं. देखो, जैसे कि अगर हम हाल फिलहाल की कुछ बातें करें, हाल फिलहाल की मतलब अभी करंट अफेयर की हम बात करें, तो 2070 तक हमने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है. एंड व्हाट इज नेट जीरो? नेट जीरो कब तक, 2070 तक नेट जीरो का हमने लक्ष्य रखा है. ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशन. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे कि हम वायुमंडल में जितना CO2 है, जितना कार्बन जो है वह छोड़ रहे हैं, उतना ही हम बैलेंस भी कर ले रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा इंडिया और क्या कर रहा है, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें,
जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाहे आप मोटरसाइकिल्स की बात करें, हम स्कूटी की बात करें, या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रिसोर्सेज हैं, दिल्ली में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम के रूप में बस की बात करें, इलेक्ट्रिक जो बसेस हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम एनवायरमेंटल इश्यूज को बेसिकली अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, हम कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। सो देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा, जो एयर पोल्यूशन है वह कम होगा, एयर पोल्यूशन रिड्यूस होगा, और जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है, आज भी इंडिया अपनी आवश्यकता का 80% जो ऑयल है उसे क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इस तरह की जो गाड़ियां हैं वह अगर हम बना लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं, तब एक तरह से क्या होगा कि जो ऑयल इंपोर्ट है ये हमारा कम होगा, है ना। और इसके अलावा क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या क्या रिड्यूस होगा, तो ग्रीन हाउस गैसेज, है ना, फॉसिल फ्यूल CO2। इसके अलावा बेनिफिट हम ये कह सकते हैं कि ये हम एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन इससे जो है वह कम होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप देखेंगे कि चार्जिंग पर ये चीज़ें चल रही हैं कि आपने चार्ज कर दिया है ना, इन्हें चार्ज कर लिया तो चार्जिंग पर चल रही है, ना कि इसमें किसी भी तरह का आप पेट्रोल या डीजल यूज़ कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब जैसे कि सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जिसपे कि टैक्स फ्री कर दे रही है गवर्नमेंट, कभी किसी स्टेट ने कर दिया, अभी साउथ के किसी स्टेट ने किया था, तो या फिर दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, या फिर सब्सिडी जो है वह ज़्यादा दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने पर, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पेट्रोलियम पर, ऑयल पर जो बेसिकली निर्भरता है वो हमारी कम होगी। इसके अलावा हम देखें, ये तो मैंने करंट की आपसे बात की, है ना। सो देखो बेसिकली अगर हम देखें कि इंडिया ने कौन कौन से जो ट्रीटीज हैं उसको साइन किया है, तो क्या क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया है, यस बिल्कुल किया है। बस इंडिया चाहता ये है कि हम पे प्रतिबद्धता ना लगाई जाए, क्योंकि एज अ डेवलपिंग कंट्रीज हमें अभी जरूरत है कि हम और आर्थिक विकास करें, और आर्थिक विकास करने में अगर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस जो है उसका उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है हो, क्योंकि ये कंपैरेटिवली बाकी देशों से या डेवलप्ड कंट्री से बहुत कम है, तो हमें इस तरह से रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए। तो क्योटो प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी मेंबर है 1997 में जो हुआ था, तो इंडिया ने कब साइन किया था, अगस्त 2002 में, अगस्त 2002 में इंडिया ने बेसिकली साइन किया था इस क्योटो प्रोटोकॉल पर, ठीक है। लेकिन क्या चाहता है इंडिया कि बेसिकली क्योटो जो है वह रिस्ट्रिक्टेड ना किया जाए फॉर डेवलपिंग नेशंस, ठीक है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं आर अ टिनी फ्रैक्शन ऑफ दोज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, तो इनकी जो पर कैपिटा एमिशन रेट है वह काफ़ी कम है, एंड ये रिक्वायर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये इसकी प्रायोरिटी है, ना कि अभी कार्बन एमिशन को कम करना। सो फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर, आ रहा है समझ में, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज अभी जो प्रायोरिटीज हैं, ये प्रायोरिटीज क्या हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, है ना, ये हमारी बेसिकली प्रायोरिटीज हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, लेकिन इसके बाद भी इंडिया चाहता जरूर ऐसा है कि हमें इससे बाउंड ना किया जाए, बट उसके बाद भी देखो इंडिया क्या क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपके बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ जो नीतियों की बात की गई है, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का 11 का, नॉट अ 1, 2011 का एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण एक्ट, है ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो ये कुछ ऐसे एक्ट है कि इंडिया जो है वह कंट्रीब्यूट कर रहा है कि जो एमिशंस है वो कम उत्सर्जित हों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अर्थ समिट की बात करें तो इसको लेकर जो कुछ नियम है वह मानता है, अर्थ रियो समिट
अर्थ रियो समिट है ना, तो जो ग्लोबल इफर्ट्स है उसको करेगा, साथ ही इसका इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट करना इसकी नीति को, अग्रीमेंट की नीति को। इसके अलावा क्लीन टेक्नोलॉजीज, क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी का यूज एंड टेक्नोलॉजीज का यूज करना। तो ये सारे जो काम है वह इंडिया करता है ना। और चूंकि यूएनएफसीसी भी क्या चाहता है कि बेसिकली हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़े। क्लियर है? तो ये इंडिया का इस पर स्टैंड हो गया। अब देखो एक और पॉइंट आपका बचता है लास्ट, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स एंड व्हाट इज रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स? बट उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। 2014 में यूपीएससी ने पूछा, हमने फ्रेंड्स बात की अर्थ समिट की, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा अर्थ आर की। ठीक है, अर्थ आर की 2014 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज एन इनिशिएट ऑफ यूनेप एंड यूनेस्को। तो हर जगह यूनेप लिखा रहेगा क्या? अगर पर्यावरण वाली बात है, कोई और भी तो संस्था हो सकती है ना। तो क्या ये यूनेप और यूनेस्को के द्वारा इसको इनिशिएट किया? It is a movement in which the participants switch off the light for 1 hour on a certain day every year. 1 घंटे के लिए जो लाइट है उसको बंद करना। भले ये बहुत छोटा सा प्रयास है, बट क्या है, ठीक है, अगर सिंबल ही सही तो वही ठीक है, बट एटलीस्ट हमारी ये कमिटमेंट को दिखाता है कि हम किस तरीके से इसके लिए प्रतिबद्ध है। And it is a movement of raise awareness about the climate change and the need of save the planet. तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एक अवेयरनेस को दिखा रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इस पे रॉन्ग है, 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही है। करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट रॉन्ग इसलिए है बिकॉज ऑफ अर्थ आर की अगर हम बात करें, जो कि 8:30 से लेके 9:30, 8:30 से 9:30 जो भी लोकल टाइम है जिस भी देश का, तो जब भी वहाँ पे शाम के नाइट के 8:30 से 9:30 हो रहे हैं, तो वहाँ पे अपनी जो लाइट है उसको स्विच ऑफ करना है। और ये WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF का इनिशिएट है अर्थ आर, ना कि ये यूनेस्को या यूनेप का है। ठीक है, अब देखो क्या पूछा था यूपीएससी ने, क्या पूछा था, ये एक इनिशिएट को लेके पूछते हो। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इसी तरीके से आते हैं कि उसने क्या किया, एक कोई पर्टिकुलर आपसे जो तिथि है या फिर कुछ इस तरह के रिगार्ड कुछ पूछ लिया, वहां से पूछ लिया कौन कौन है। ठीक है, चलो आओ लास्ट हम देखते हैं रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। सो व्हाट इज रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स? रिसोर्स संसाधनों की भू राजनीति। अब देखो रिसोर्सेस को लेकर है तो डेफिनेटली संसाधनों की भू राजनीति, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या होगा? किस देश को कितने रिसोर्सेज मिलेंगे, सब ज्यादा से ज्यादा कब्जा करना चाहते हैं, और ऐसे में बस इसी की पूरी राजनीति चलती रहती है। सो रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स मीन, इट्स मीन who get what, who gets what, when, where and how, where and how। मतलब किसे क्या कब कहां और कैसे हासिल किया जाए, और ये रिसोर्सेस की बात हो रही है। किसे क्या कब कहां और कैसे हासिल किया जाए, तो ये किसकी बात हो रही है? रिसोर्सेस की बात हो रही है। तो संसाधनों पर जब राजनीति हो रही है और ये पॉलिटिक्स जियो लेवल पर है ना, भू राजनीति है पूरे, तब ऐसे में क्या है कि पूरे देशों के बीच में एक तरह से जो कंपटीशन है वह चल रहा है। ठीक है, अब देखो अगर हम ग्लोबली देखें और हम थोड़ा सा पीछे चले, अगर हम ग्लोबली देखें तो ग्लोबली जो यूरोपियंस है, यूरोपियन पावर, ये एक्सपेंशन क्यों कर रहे थे? ये एक्सपेंशन, इनका मोटिवेशन क्या था? क्यों ये भारत या फिर बाकी इस तरह के देश जो कि रिच थे नेचुरल रिसोर्सेज में, क्यों आखिर यहाँ पर अपना कब्जा इन्होंने जमा रखा था, क्यों कॉलोनियां बना रखी थी? इनका बेसिकली मोटिवेशन क्या था? रिसोर्सेज था। वही बात है, कही जाती है कि आखिर ब्रिटेन में ही क्यों
फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, पहली औद्योगिक क्रांति होती है, क्योंकि उसके पास भारत जैसा देश था, है ना, भारत जैसा देश था। सो ग्लोबल यूरोपियन पावर एक्सपेंशन की बात करें, इनका एक मोटिवेशन बहुत शुरू से ही रहा। तो यूरोपीय ताकत ने क्या किया, पूरे विश्व में अपने प्रसार का कारण एकमात्र संसाधन ही रखा, किसकी जमीन मिल जाए, कहां से नेचुरल रिसोर्सेज जो है वह निकाल ले, है ना, कैसे हम यूज कर ले इनका। तो बेसिकली क्या है, इनका रिसर्च, इनका जो रीजन मोटिवेशन था दैट इज रिसोर्सेज। जैसे कि ब्रिटेन का इंडिया, किसी ने कह दिया कि सोने की चिड़िया है, फिर तो बस सोने की चिड़िया को उड़ा ले जाओ, है ना। तो ब्रिटेन ने जैसे कि इंडिया। अब आगे देखो, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब वेस्टर्न जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, जो पश्चिमी देशों की या जो वेस्टर्न कंट्रीज से हमारा तात्पर्य होता है डेवलप्ड कंट्रीज से, है ना। सो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की जो जियोपॉलिटिक्स रही, ये भी जानते हो किस चीज पे केंद्रित रही, जियोपॉलिटिकल थिंकिंग अबाउट रिसोर्सेज, जियोपॉलिटिकल थिंकिंग अबाउट रिसोर्सेज, ठीक है। और इसमें चाहे ट्रेड हो या वॉर हो या पावर को दिखाना हो, तीनों तरीके से इन्हें क्या करना है, रिसोर्सेज पर कब्जा करना है। ये वेस्टर्न कंट्रीज का जियोपॉलिटिक्स रहा। इसके अलावा हम देखें कि ओवर द ईयर बेसिकली शुरुआत समय में ये जो रिसोर्सेज हैं, पहले जानते हो किसके लिए लड़ाई चली, अगर हम बहुत शुरुआत की बात करें तो बेसिकली ये जो रिसोर्सेज का 17th सेंचुरीज के आसपास में, कि सभी को जो है वह समुद्र में ताकत दिखाना था, तभी जाके, क्योंकि तब एयर इतना तो ज्यादा था नहीं कि आप जो है वह एरोप्लेन से आ जा सकते थे, है ना। तो तब कौन देश जो है वह बाकी देशों पे जीतेगा या फिर एक तरह से विजेता बन के सामने आएगा, वही देश जिसके पास एक अच्छी जो है वह नेवी होगी, जहाज होंगे। और इसके लिए 17th सेंचुरी की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, टिम्बर, इमारती लकड़ी, है ना, टिम्बर था। ये एक बहुत ज्यादा एक ऐसा रिसोर्स था। क्यों, आखिर इंडिया में आते ही जो वहाँ के जो फॉरेस्ट के आसपास लोग रहते थे, और स्पेशली ऐसे जो लोग थे, उनको क्यों आखिर हटने की जो बात है वहां से कही गई और उनको रिजर्व घोषित कर दिया गया। ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों किया गया, ताकि वो जो टिम्बर था, जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस था, उस पर कब्जा किया जा सके, है ना। तो इमारती लकड़ियां। उसके बाद बीइंग अ टाइम ऑयल जो है, इसके लिए लड़ाइयाँ होने लगी। ऑयल, है ना, ऑयल जो रिसोर्सेज है, इस पे कि कुछ हो ना हो, हमारे पास किसकी आपूर्ति हमेशा बनी रहनी चाहिए, हमारे पास हमेशा ऑयल जो रिसोर्सेज है ये बेसिकली हमेशा बना रहे। सो कहा जाता है कि हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ वॉर। हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम is also the history of war, is also the history of war। हमेशा जो पेट्रोलियम का इतिहास है ना, वो किसका, वो युद्ध का भी इतिहास रहा, क्योंकि अब ऑयल रिसोर्सेज को कब्जाने की जो बात है वह करते रहे। और फिर इसके बाद अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो इस 21st सेंचुरी में वाटर वॉर देखा जाता है। क्योंकि अब क्या है कि वाटर वॉर जो है वो इसलिए हो गया क्योंकि वाटर स्कार्सिटी होने लगी, पानी की कमी होने लगी। और इसलिए इंडिया और चाइना की जो रिलेशंस की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस में आप देखेंगे कि जब ब्रह्मपुत्र रिवर पर अगर जो कंस्ट्रक्शन है जो चाइना करने लगता है, तो इसके बाद से जो प्रॉब्लम्स है वह स्टार्ट हो जाती हैं इंडिया और चाइना के बीच पे। तो बेसिकली आप देखेंगे कि अब जो रिवर शेयर की बात करें, अब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें लोग शामिल हो जाते हैं। मतलब वॉर किसके लिए हो रहा है, वाटर। जैसे कि आप पाकिस्तान से देख लीजिए, है ना, अगर वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, अगर हम उसका जो है वह ब्रीच करें या किसी तरह से रोके, अभी मिलिट्री हो जाएगा, अभी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो है कि देखो शुरुआत से ही जो है वह टिम्बर रहा, फिर ऑयल रहा, जियोपॉलिटिक्स का कारण केंद्र, और अब क्या है, वाटर वॉर रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी चीजें थी। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने वो सब देख लिया। मेन इंपॉर्टेंट इसमें होगा कि जब आप एनवायरमेंट से इन चीजों को पढ़ेंगे तो ठीक है, बाकी एक दो पैराग्राफ्स ऐसे थे जो आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आज के इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी कई जगह, जैसे कि यहाँ पे
लाइफ ऑन लैंड की यहाँ पे बात की गई है। क्लाइमेट एक्शन की SDG 13 जो है वह क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन की बात क्या करता है? SDG 13। क्लियर? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये, जो कि UNDP के द्वारा अपनाए गए थे। आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा? एनवायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन प्रॉपर्टी, इंडिया स्टैंड, है ना, रिसोर्सेज, जियोपॉलिटिक्स। अरल सागर का देखा हमने, देखा कि स्टार्टिंग से जो अभी शुरुआत कहाँ से हुई? बिकॉज ऑफ कल्टीवेट एरिया, फूड प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, है ना, प्रॉब्लम होने लगी। नो एक्सेस टू सेव वाटर, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कोस्टल एरिया, ये प्रॉब्लम्स हुई। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? यूनेप कैसे आता है? रियो की बात की। मेंस का क्वेश्चन देखा, वेदर क्लाइमेट को समझा। मेन प्रॉब्लम किसकी है? क्लाइमेट चेंज की। प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल कॉमन की बात की। कुछ पॉइंट्स और है, उसको आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर हम नॉर्थ एंड साउथ में देखें तो जो नॉर्थ है वे रिच कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, और इन्होंने एनवायरमेंट डिग्रेडेशन ज़्यादा किया है, तो डेफिनेटली दे मस्ट ऑल्सो टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। एंड ग्लोबल साउथ की बात करें तो ये ऐसी कंट्रीज है जो आज भी प्रोसेस में है इंडस्ट्रियलाइजेशन के, तो इन पे किसी भी तरह का जो रेस्ट्रिक्शन है वह ना लगाया जाए। और इंडिया के एनवायरमेंटल इशूज़ की बेसिकली हमने बात की। बाकी आपको पेरिस क्लाइमेट, पेरिस एग्रीमेंट में लास्ट में कुछ स्लाइड्स जो है वह दी हुई हैं, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं, मतलब आपकी डायरेक्ट जो है वह इसका हिस्सा नहीं है, आप एनवायरमेंट में इसको पढ़ते हैं, बट एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलिए, ये रही आज की क्लास, मिलते हैं अब हम अपनी लास्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।